दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसन से खुला दीवर भाभी का पोल। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी शादी का वीडियो देखते हुए मैंने पड़ोसन से रहने वाली वंदना भाभी से पूछा, क्या आप इस नीली साड़ी वाली सुंदर औरत को जानती हैं? इस रूपसी का नाम कविता है। यह नीरज की भाभी भी है और पक्की सहेली भी। ये दोनों कॉलेज में साथ पढ़े हैं और इसका पति कपिल नीरज के साथ काम करता है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पति के ऊपर कविता के आकर्षक व्यक्तित्व का जादू सिर चढ़कर बोलता है। मेरी सवाल का जवाब देते हुए वे कुछ संजीदा हो उठी थी। क्या आप मुझे इशारे से यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि नीरज और कविता भाभी के बीच कोई चक्कर है? मानसी, सच तो यह है कि मैं इस बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकती। कविता के पति कपिल को इनके बीच के खुलेपन से कोई शिकायत नहीं है, तो आप साफ साफ यह क्यों नहीं कहती कि इनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है? स्त्री पुरुष के बीच सेक्स का आकर्षण नर्सिंग है। यह देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को भी दूषित कर सकता है। जल्दी ही तुम्हारी कविता और कपिल से मुलाकात होगी, तब तुम खुद ही अंदाजा लगा लेना कि तुम्हारे साहब और उनकी लाडली भाभी के बीच किस तरह के संबंध हैं। यह बात मेरी समझ में आती है। थैंक यू भाभी। मैंने उनके गले से लगकर उन्हें धन्यवाद दिया और फिर उन्हें अच्छा सा नाश्ता कराने के काम में जुट गई। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। प्रकृति ने मुझे सुंदरता देने की कमी शायद जीने का भरपूर जोश व उत्साह देकर पूरी की है। फिर होश संभालने के बाद दो गुण मैंने अपने सुंदर खुद पैदा किए। पहला, मैंने नए काम को सीखने में कभी आलस्य नहीं किया, और दूसरा यह है कि मैं अपने मनोभाव संबंधित व्यक्ति को बताने में कभी देर नहीं लगाती हूँ। मेरा मानना है कि इस कारण रिश्तों में गलतफहमी पैदा होने की नौबत नहीं आती है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मेरे इन सिद्धांतों ने बहुत साथ दिया है। तभी वंदना भाभी की बातें सुनने के बावजूद कविता भाभी को लेकर मैंने अपना मन साफ रखा था। हम शिमला में सप्ताह भर का हनीमून मनाकर कल ही तो वापस आए थे। मैं तो वहाँ से नीरज के प्रेम में पागल होकर लौटी हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसा रंगीन समय जिंदगी में फिर कभी लौटकर नहीं आता। अतः मैंने तय कर लिया कि इस मौज मस्ती को आजीवन अपने दाम्पत्य जीवन में जिंदा रखूंगी। उसी दिन कपिल भैया ने नीरज को फोन करके हमें अपने घर रात के खाने पर आने के लिए आमंत्रित किया था। वहां पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही मुझे एहसास हो गया कि इन तीनों के बीच दोस्ती के रिश्ते की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। वो एक दूसरे की टांग खींचते हुए बात बात में ठहाके लगा रहे थे। मुझे कपिल भैया का व्यक्तित्व प्रभावशाली लगा। वे जोरों के गुलाम तो बिल्कुल नहीं लगे, पर कविता का जादू उनके भी सिर चढ़कर बोलता था। मेरे मन में एकाएक यह भाव उठा कि यह इंसान मजबूत रिश्ता बनाने के लायक है। अतः मैंने विदा लेने के समय भावुक होकर उनसे कह दिया, मैंने तो आपको आज से अपना बड़ा भाई बना लिया है। इस साल मैं आपको राखी बांधूंगी और आपसे बढ़िया सा गिफ्ट लूंगी। श्योर। मेरी बात सुनकर कपिल भैया के साथ साथ उनकी माँ की आंखें भी नम हो गई थी। मुझे बाद में नीरज से पता चला कि उनकी इकलौती छोटी बहन 8 साल की उम्र में दिमागी बुखार का शिकार हो चल बसी थी। अगले दिन शाम को मैंने फ़ोन करके नीरज से कहा कि वे कपिल भैया के साथ ऑफिस से सीधे कपिल भाभी के घर आए। वे दोनों ऑफिस से लौटी कविता भाभी के पीछे पीछे घर में घुसे। यह देखकर उन सब ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि कविता भाभी का सारा घर जगमग कर रहा था।
मैंने कविता भाभी की सास के बहुत मना करने के बावजूद पूरा दिन मेहनत करके सारे घर की सफाई कर दी थी। कविता भाभी की सास खुले दिल से मेरी तारीफ करते हुए उन सबको बार बार बता रही थी, तेरी बहू का जवाब नहीं है नीरज, कितनी कामकाजी और खुश मिजाज है यह लड़की। तुम अभी नई दुल्हन हो और वैसे भी ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कविता भाभी कुछ परेशान और चिढ़ी सी प्रतीत हो रही थी। भाभी, मेरे भैया का घर मेरा मायका हुआ और नई दुल्हन के लिए अपनी मायके में काम करने की कोई मनाही नहीं होती है। अपनी कामकाजी भाभी का घर संवारने में क्या मैं हाथ नहीं बटा सकती हूँ। उनका दिल जीतने के लिए मैं खुलकर मुस्कुराई थी। थैंक यू मानसी, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर औपचारिक से अंदाज में मेरी पीठ थपथपाकर वे रसोई की तरफ चली गई। मुझे एहसास हुआ कि उनकी नाराजगी दूर करने में मैं असफल रही हूँ, लेकिन मैं भी आसानी से हार मानने वालों में नहीं हूँ। उन्हें नाराजगी से मुक्त करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे रसोई में पहुँच गई। आपको मेरा ये सब काम करना अच्छा नहीं लगा ना? मैंने उनसे भावुक होकर पूछा। घर की साफ सफाई हो जाना मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मुझसे उल्टा सवाल पूछा। मुझे आपकी आवाज़ में नापसंदगी के भाव महसूस हुए, तभी तो मैंने यह सवाल पूछा। आप नाराज़ हैं तो मुझे डांट ले, पर अगर जल्दी से मुस्कुराएगी नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। मैं किसी छोटी बच्ची की तरह से मचल उठी थी। किसी इंसान के लिए इतना संवेदनशील होना ठीक नहीं है मानसी, वैसे मैं नाराज नहीं हूँ। उन्होंने इस बार प्यार से मेरा गाल थपथपा दिया तो मैं खुशी जाहिर करते हुए उनसे लिपट गई। उन्हें मुस्कुराता हुआ छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में लौट आई। वे जब तक चाय बनाकर लाई तब तक मैंने कपिल भैया और नीरज को अगले दिन रविवार को पिकनिक पर चलने के लिए राजी कर लिया था। रविवार के दिन हम सुबह 10 बजे घर से निकलकर नेहरू गार्डन पहुंच गए। मैं बैडमिंटन अच्छा खेलती हूँ। उस खूबसूरत पार्क में मेरे साथ खेलते हुए भाभी की सासें जल्दी भूल गई तो मैं उनके मन में जगह बनाने का यह मौका चूकी नहीं थी। भाभी, आप अपना स्टेमिना बढ़ाने व शरीर को लचीला बनाने के लिए योगा करना शुरू करो। मेरे मुंह से निकले इन शब्दों ने नीरज और कपिल भैया का ध्यान भी आकर्षित कर लिया था। क्या तुम मुझे योगा सिखाओगी? भाभी ने उत्साहित लहजे में पूछा। बिल्कुल सिखाऊंगी। कब से? अभी से। पहली क्लास शुरू करते हैं। इन्हें इनकार करने का मौका दिए बगैर मैंने कपिल भैया व नीरज को भी चादर पर योगा सिखाने के लिए बैठा लिया था। मुझे योगा भी आता है और एरोबिक डांस करना भी। मेरी शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सजना संवरना सीखने पर कम और फिटनेस बढ़ाने पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया। शरीर में गर्माहट लाने के लिए मैंने उन्हें कुछ एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दी। तुम अपने रंग रूप को लेकर इतना टची क्यों रहती हो मानसी? कविता भाभी की आवाज़ में हल्की चिढ़ के भाव शायद सबने ही महसूस किए होंगे। मैंने भावुक होकर जवाब दिए, मैं टची नहीं हूँ, बल्कि उल्टा अपने साधारण रंग रूप को अपने लिए वरदान मानती हूँ। सच तो यही है कि सुंदर न होने के कारण ही मैं अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर पाई हूँ, वरना शायद सिर्फ सुंदर गुड़िया बनकर ही रह जाती। सॉरी भाभी, आप यह बिल्कुल मत समझना कि मेरा इशारा आपकी तरह है। आपको तो मैं अपनी आइडल मानती हूँ। काश कुदरत ने मुझे आपकी आधी सुंदरता दे दी होती तो मैं आज अपने पति के दिल की रानी बनकर रह जा रही होती। अरे, मुझे क्यों बीच में घसीट लिया? और कौन कहता है कि तुम मेरे दिल की रानी नहीं हो? नीरज का हड़बड़ा कर चौंकना हम सबको जोर से हंसा गया। वह तो मैंने यूं ही डायलॉग मारा है और मैंने आगे बढ़कर सबके सामने ही उनका हाथ चूम लिया।
वह मेरी इस हरकत के कारण शर्मा गए तो कपिल भैया ठहाका मारकर हंस पड़े। हंसी से बदले माहौल में भाभी भी अपनी चिढ़ भुलाकर मुस्कुराने लगी थी। कविता भाभी योगा सीखते हुए भी मुझे ज़्यादा सहजवा दिल से खुश नज़र नहीं आ रही थी। सबका ध्यान मेरी तरफ है, यह देखकर शायद कविता भाभी का मूड उखड़ सा रहा था। उनके मन की शिकायत को दूर करने के लिए मैंने तब कुछ देर के लिए अपना सारा ध्यान भाभी की बातें सुनने में लगा दिया। उन्होंने एक बार अपने ऑफिस व वहाँ की सहेलियों की बातें सुनानी शुरू की तो सुनती ही चली गई थी। जल्द ही मैं उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों के नाम व उनके व्यक्तित्व की खासियत की इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग में बैठा चुकी थी कि उनके साथ भविष्य में कभी भी आसानी से गपशप कर सकती थी। आपके पास बातों को मज़ेदार ढंग से सुनाने की कला है। आप किसी भी पार्टी की रौनक बड़ी आसानी से बन जाती होंगी। कविता भाभी मेरे मुंह से निकली अपनी इस तारीफ को सुनकर भाभी का चेहरा फूल सा खिल उठा था। उस रात को नीरज ने जब मुझे मस्ती भरे मूड में आकर प्यार करना शुरू किया तब मैंने भावुक होकर पूछा, मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, इस बात का तुम्हें कितना अफसोस है?